जय हिंद दोस्तों, आप लोग का स्वागत है जीके जी टारगेट में। आज आप लोग का दोस्तों हम आप लोग को कराने वाले हैं फोर सीटेट एग्जाम 2026 में, जो इसका एग्जाम सितंबर में है दोस्तों, जिसको पेपर 2 का तैयारी करने वाले हैं। पेपर 2 की तैयारी करने वाले हैं, जिसमें मैथ और साइंस का टॉप 60 क्वेश्चन कराने वाले हैं। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा दोस्तों, ओरिजिनल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा, देख लीजिए। 31 जनवरी 2020 में PYQ मतलब 2020 का ओरिजिनल क्वेश्चन है दोस्तों। कंप्लीट हम मैथ और साइंस कराने वाले हैं। मैथ का हो जाएगा 30 क्वेश्चन और साइंस का भी हो जाएगा 30 क्वेश्चन, टोटल 60 क्वेश्चन हो जाएगा। और साथ ही साथ दोस्तों इसी चैनल पर आप लोग का ओरिजिनल PYQ क्वेश्चन मिल रहा है दोस्तों। इसका प्लेलिस्ट बना देंगे चैनल में, अबाउट कीजिएगा, मिल जाएगा। जिसमें देखिए क्वेश्चन है दोस्तों CDP का हम कंप्लीट 30 क्वेश्चन कराते हैं। हिंदी का भी पेपर 1 पेपर 2 के लिए, दोनों के लिए हेल्पफुल होगा। 30 क्वेश्चन कराते हैं और साथ ही साथ मैथ और साइंस, जिसका बैकग्राउंड मैथ और साइंस है, उसके लिए हेल्पफुल होगा दोस्तों वीडियो। देखिए शुरू करते हैं। जिसमें देखिए क्वेश्चन हम शुरू करने वाले हैं दोस्तों, मैथ और साइंस मतलब मैथ और साइंस में विज्ञान और गणित। इसमें 30 तक क्वेश्चन करा दिए थे। हम बता देंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों, PYQ क्वेश्चन है, जरूर देखिएगा। इसमें देखिए नंबर 31 नंबर से क्वेश्चन है कि माध्यमिक विद्यालय में 2.42 संख्याओं के गुणनफल की संकल्पना का परिचय देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त रणनीति होगा। तो ऑप्शन ए में करा कि महत्व दिया जाना चाहिए कि गुणनफल संख्या का बार योग है। महत्व देना जाना चाहिए कि गुणनफल विभाजन का प्रतिलोम है। ऑप्शन सी में संकल्पना का परिचय देने के लिए कलन का विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए। ऑप्शन डी में प्रक्रिया का चित्रात्मक रूप से प्रदर्शित करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रक्रिया का चित्रात्मक रूप से प्रदर्शन करना चाहिए। अब इसका हम एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे तो जल्दी क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। गणित की संचय प्रकृति के कारण गणितीय प्रकरण समझने में कठिनाई होती है, अतः शिक्षक को दशमलव संख्याओं का गुणनफल, भिन्न इत्यादि को संकल्पना का परिचय देने के लिए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को चित्रात्मक रूप से प्रदर्शन करना चाहिए, ताकि विद्यार्थी गणितीय संकल्पनों को अपनी आसपास के वातावरण के अनुभव से सरलता से समझ सकें। 32 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी गणित के शिक्षण का सक्रिय उद्देश्य है। ऑप्शन ए में विद्यार्थियों को संख्याओं और संख्याओं पर होने वाली सक्रियों का संचलन करने में निपुण करना। ऑप्शन बी में कर विद्यार्थियों में समानीकरण क्षमता का विकास करना। ऑप्शन सी में कह रहा है कि विद्यार्थियों में सुव्यवस्था तार्किक को प्रोत्साहित करना। ऑप्शन डी में विद्यार्थियों के कथन की सत्यार्थ और असत्यार्थ की प्रमाणिक योग्यता का विकास करना। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। मतलब शिक्षण का सक्रिय उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए में कहा है विद्यार्थियों को संख्या और संख्याओं पर होने वाली सक्रियों का संचलन करने में निपुण होना चाहिए। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, पढ़ते हैं। गणित शिक्षण की सक्रिय उद्देश्य में सीमित लक्ष्य होता है। इसे लाभ पर क्षमताओं का विकास किया जाता है, जो कि संख्यात्मक सक्रिय जिसे मापन, भिन्न, प्रतिशत और अनुपात से संबंधित होते हैं। इसीलिए विद्यार्थियों को मात्रा, संख्याओं और संख्याओं पर होने वाली सक्रियों का संचलन करने में निपुण करना गणित शिक्षण के सक्रिय उद्देश्य को दर्शाता है, जबकि गणित शिक्षण का उच्च लक्ष्य निम्न है। विद्यार्थियों को समानीकरण क्षमता का विकास करना, विद्यार्थियों में सुव्यवस्था तार्किक को प्रोत्साहित करना, विद्यार्थियों में कथन की सत्यता और असत्यता को प्रमाणित करने की योग्यता का विकास करना, विद्यार्थियों में समस्या समाधान कौशल का विकास करना, विद्यार्थियों में गणितीय ढंग से सोचने की क्षमता विकसित करना। 33 नंबर क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना विद्यार्थियों को गणितीय प्रश्न को हल करने में शिक्षण देने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो ऑप्शन हम पढ़ेंगे, सबसे ज्यादा कौन सा उपयुक्त है। तो उपयुक्त है कि अध्यापक को शुरू में ही समस्याओं के हल प्राप्त करने में चरणों की व्याख्या कर देनी चाहिए। ऑप्शन बी में विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए कि प्रश्न को बहुत से परिप्रेक्ष्य अवकलन करें। ऑप्शन सी में कह रहा है अनुमान और सत्यापन अधिगम को कड़ाई से हतोत्साहित किया जाना चाहिए। ऑप्शन डी में प्रारंभ में ही
दिया गया कि प्रश्न के समूह को हल करने के लिए आवश्यक सूत्रों की सूची उपलब्ध करा देनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर, ऑप्शन बी हो जाएगा कि विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और प्रश्न को बहुत से ही परिप्रेक्ष्य को अवलोकन करना चाहिए। अगला नंबर क्वेश्चन 34 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध कथन को पहचानिए। कौन सा अशुद्ध कथन है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों बी, जो अशुद्ध कथन है, बाकी सब शुद्ध है। गणितीय ज्ञान की संरचना अनुमान लगाना उपयोग नहीं है, एकदम गणित में अनुमान लगाना जा सकता है। गणितीय संरचना में भाषा का प्रयोग परिशुद्ध होना आवश्यक है, एकदम सही है। गणितीय ज्ञान की संरचना में परिकल्पना की एक भूमिका, ये भी सही। गणितीय में काल्पनिक तर्क प्रमुख होता है, ये भी सही है। गणितीय ज्ञान की संरचना के अनुमान लगाना उपयोगी नहीं होता, क्योंकि गणित में ज्ञान से शुभ वस्तु स्थिति स्पष्ट होती है। धात्विक की गणित में काल्पनिक तर्क प्रमुख होते हैं तथा गणितीय ज्ञान की संरचना में परिकल्पना की मुख्य भूमिका होती है, एवं गणितीय संरचना में भाषा का प्रयोग परिशुद्ध होना अति आवश्यक है। 35 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, विद्यार्थियों में गणित अधिगम का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना वांछनीय है। कौन सी योजना वांछनीय है? तो ऑप्शन ए में कह रहा है विद्यार्थियों की अपनी उत्तरों की समर्थन देने की क्षमता मूल्यांकन में महत्वपूर्ण आधार होना चाहिए। ऑप्शन बी में कह रहा है गणितीय शब्द संग्रह का विकास मूल्यांकन के आधार पर नहीं होना चाहिए। ऑप्शन सी में समानता के लिए सभी विद्यार्थियों को एक समान कार्य दिया जाना चाहिए। विद्यार्थियों के अशुद्ध उत्तरों की अपेक्षा करनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सही हो जाएगा। विद्यार्थियों की अपनी उत्तरों को समर्थन देने की क्षमता मूल्यांकन का महत्वपूर्ण आधार होना चाहिए, क्योंकि गणितीय अधिगम का मूल्यांकन विद्यार्थियों से बात करके, उनका निरीक्षण करके, उनकी बातों सुनकर तथा उनके सोचने की तरीका से किया जाता है। मूल्यांकन प्रक्रिया में अंतर्गत विद्यार्थियों ने प्राप्त ज्ञान को किस सीमा तक समझा, उनकी बुद्ध का स्तर क्या है, उनकी अभिरुचि क्या है आदि का पता लगाया जाता है। तो 36 नंबर क्वेश्चन, एक आकृति का त्रिभुज होने के लिए शर्त है यह तीनों रेखाखंड के सम्मिलित हों। एक आकृति के त्रिभुज होने के शर्त है यह तीनों रेखाखंड सम्मिलित हों। तो ऑप्शन नंबर ए में आवश्यक है, पर्याप्त दोनों ही शर्त हैं। ना तो आवश्यक है ना ही पर्याप्त शर्त है। आवश्यक है परंतु पर्याप्त शर्त नहीं। ऑप्शन सी में कह रहा है आवश्यक है परंतु पर्याप्त शर्त नहीं है। एक आकृति का त्रिभुज होने के लिए तीन रेखाखंड का सम्मिलित होना आवश्यक, परंतु यह पर्याप्त शर्त नहीं है। पर्याप्त शर्त नहीं है। तीन रेखाखंड से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज या त्रिकोण कहते हैं। त्रिभुज में तीन भुजा और तीन कोण होते हैं। त्रिभुज सबसे कम भुजा वाली बहुभुजा होती है। किसी त्रिभुज के तीन आंतरिक कोणों का योग सदैव 180 डिग्री होता है, सदैव 180 डिग्री होता है। निम्नलिखित कथनों पर ध्यान कीजिए। यदि n सम है तो n स्क्वायर भी सम होगा। मान लीजिए कह रहा है कि यदि n सम है तो मान लीजिए n का मान हम 2 रख दिए तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा। हाँ सम आ गया। 4 के करेंगे तो 16, ये भी सम सही कह रहा है। यदि n स्क्वायर सम नहीं है, यदि n स्क्वायर सम नहीं है तो n भी सम नहीं आएगा, मतलब 3 है 3 नहीं, ये भी सही, मतलब कथन ये दोनों से। यदि n स्क्वायर सम है तो n क्या सम आएगा? 25 से 5 आएगा नहीं, 25 किसी का वर्ग है तो इसका 5 आ जाता है। तो ये मान लीजिए 16 का है तो कितना आ गया 4। यदि n सम नहीं है तो n स्क्वायर सम नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ये सी और ए बिलो में, मतलब प्रश्न में सी ए बिलो में किसी भी सम संख्या का वर्ग हमेशा ही एक सम संख्या होता है। क्या होता है? सम संख्या होता है। दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग गणित शिक्षण अधिगम के साधनों के रूप में नहीं किया जा सकता है। दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग गणितीय शिक्षण अधिगम के साधनों के रूप में नहीं किया जा सकता है? टाइल के रूप में, जियो बाल्ट के लिए, जियो ब्रेक के रूप में। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा जियो जेब्रा के रूप में, जियो जेब्रा के रूप में।
दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए जियोजेब्रा का प्रयोग एनटीए शिक्षण अधिगम के साधन के रूप में नहीं किया जा सकता है। जियोजेब्रा ज्यामिति, बीजगणित, कैलकुलस सिखाने का सॉफ्टवेयर है। यह एक इंटरएक्टिव प्रोग्राम है जो कि विद्यार्थियों तथा शिक्षकों दोनों ही उपयोग करता है। जियोवर्ड यह एक वर्क बोर्ड होता है जिसमें कीले गाड़ी होती है। इसमें रबर बैंड के प्रयोग शुरुआती ज्यामिति या संख्यात्मक अवधारणाओं को समझा जा सकता है। टेलर का गिनतार अबेकस यह एक प्राचीन गणितीय यंत्र है। इसका प्रयोग से जोड़, घटाव, गुणा, भाग, भिन्न, वर्गमूल, स्थानीय मान की अवधारणाओं को समझाया जा सकता है। अबेकस के द्वारा गणितीय समीकरणों का बोध सहजता से की जाती है। 39 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? तो गणितीय ज्ञान के उत्पादन में अंतर्ज्ञान की कोई भूमिका नहीं है। गणितीय कथन प्रतिवादित हो सकते हैं। गणित की वस्तुओं में दी जाने वाली सही परिमेय की उपपत्ति से ही गणित का बनता है। एक व्यक्ति जो कि अंकगणितीय परिकल्पना की अच्छा है वह गणित में अच्छा होगा। अब विलोमता यह सत्य है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। फ्रेडरिक के अनुसार आधुनिक गणितीय पाठ्यक्रम व्यक्तिगत और सामूहिक जीवन के समस्त विस्तृत क्षेत्र को अपने अंदर समेटता है। यह स्कूल से बाहर सभी सार्थक और उचित क्रियाओं को भी अपनाता है। शर्त इतनी है कि इनका शैक्षिक रूप से प्रयोग संगठित और सुनियोजित किया जाता है। अतः हमें कह सकते हैं कि गणितीय कथन प्रतिवादित हो सकता है। 40 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, समावेशी कक्षा में पठन अक्षमता वाले विविध बाधित क्षमता के छात्रों में गणित अधिगम के विषय में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं? पठन अक्षमता वाले बच्चों को अपने विचारों को क्रमबद्ध और संगठित रूप से लिखने में कठिनाई हो सकती है। ऑप्शन बी, पठन अक्षमता वाले केवल भाषा सीखने को प्रभावित करती है, ना ही गणितीय अधिगम को। पठन अक्षमता को प्रभाव व्यक्ति के संख्याओं को शाब्दिक और स्थानीय दृष्टिकोण में समन्वय करने पर होता है। ऑप्शन डी तो हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा बी नंबर। पठन अक्षमता केवल भाषा सीखने को प्रभावित करती है, ना कि गणितीय अधिगम को। एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। पठन अक्षमता अनेक प्रकार की हो सकती है क्योंकि यह कई कारणों से होने वाली पठन कला की दिक्कतों और कमियों को संकल्पनात्मक संशोधन गृह की तरह काम करती है। इसलिए पठन अक्षमता केवल भाषा सीखने को प्रभावित करती है, ना कि गणितीय अधिगम को। यह कथन समावेशी कक्षा में पठन अक्षमता वाले विविध बाधित क्षमताओं के छात्रों के गणित अधिगम के विषयों में सत्य नहीं है। 41 नंबर क्वेश्चन, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या को विभिन्न अभाज्य गुणनखंड संख्या निकालें। अभाज्य गुणनखंड संख्या तो 6 अंक हो जाएगा दोस्तों। 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या पूछेगा तो 1 अंक पूछेगा 1 अंक का तो 1 को 9 हो जाएगा। 2 अंक पूछेगा तो 2 को 9 हो जाएगा। 3 अंक पूछेगा तो 3 को 9 हो जाएगा। उसी प्रकार का रहा है 6 अंक तो इसमें 3 से विभाजित करेंगे तो कितना आ जाएगा, विभाजित करेंगे तो 3 पर 3 तो इसमें 3 1 जोड़ देंगे 4, सबको जोड़ देंगे 4 मतलब 4 5 6 1 7 कितना गया 7 हुआ। तो इनमें गुणनखंड की संख्या कितना है 5 हुआ है। क्या ये 1 2 3 4 5 गुणनखंड की संख्या 5 हुआ। अगला नंबर क्वेश्चन 42 नंबर, यदि 8 अंकीय संख्या इतना है तो 88 से विभाजित है तो x माइनस वाई का मान ज्ञात करें। पहले हम x का मान निकाल देंगे, पहले 11 वाट से विभाजित करेंगे, इसके बाद फिर x वाई का मान आएगा उसी से हम घटा देंगे। पहले 11 वाट से पहले 8 से विभाजित था, 8 से विभाज करने पर क्या आ जाएगा, वाई का मान आ जाएगा 2 दोस्तों, वाई का मान 2। अभी x से विभाज करने पर क्या आ जाएगा, x से मान विभाज करने पर x का मान 4, तो ये 4 में से 2 जाएगा तो 2, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा।
कार्य मान लीजिए कि ए इतना, बी इतना, सी इतना, तो तीनों भिन्न में से कौन सा सत्य है, मतलब सबसे बड़ा कौन सा है। तो देखिए इसको गुना करेंगे तो 11 गुना 14 33 39, 169 और 14 गुना तो 14, तो जो बड़ा हो जाएगा कौन दोस्तों, बड़ा हो जाएगा ये। देखिए इसको भागा देंगे तो 0.84 है, इसको भागा देंगे तो 0.92 है, इसको भागा तो 0.88 है, तो सबसे बड़ा हो जाएगा कौन, 0.84, फिर 0.88, फिर 0.92। तो ऑप्शन में बढ़ते के क्रम में कहिए रहा। यदि इतना इतना है तो क्या का मान ज्ञात करें। जोड़ घटा गुना करने पर इसका क्या का मान आ जाएगा इतना दोस्तों। ए का मान इतना, बी का अंतर, निम्न में से कौन सा ए बी के बीच स्थिति नहीं है। तो स्थिति नहीं पूछ रहा है दोस्तों, तो ए का मान इतना है तो 0.75 का 0.83 83, तो हो जाएगा कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों बी, जो नहीं है, बी नहीं है, ऐसा है। 1.7 इंटू 10^4 और 12.5 इंटू 10^6 के गुणनफल का मानक रूप में k इंटू 10^n द्वारा व्यक्त किया जाता है, 2k प्लस n का मान क्या होगा। तो इतना होगा 21 इंटू 10 इतना, तो k का मान n, इसको गुना करेंगे तो इतना इतना आ जाएगा, इसको गुना करेंगे तो 10 n, k का मान आ जाएगा ना 2.1 इतना, n का मान इतना, गुना करने पर जोड़ घटा करने पर कितना आ जाएगा 3.25 आएगा। दो संख्या 3:5 में यदि प्रत्येक संख्या में 12 जोड़ दिया जाए तो 5/7 हो जाएगी, तो दी गई संख्या का योग। तो दो संख्या दोस्तों 3x, इसमें 12 जोड़ दिए और तिरछा से गुना कर देंगे तो 21x हो जाएगा, 84 अपनी इधर गुना भाग करने पर आ जाएगा x बराबर कितना आ जाएगा 6, कितना 6 आ गया। तो पहली संख्या 18, दूसरी संख्या 30, ये दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 48, 30 और 18 48। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 840 रुपया है, एक दुकानदार इसी वस्तु का अंकित मूल्य पर 15% की छूट देकर बेचता है, फिर भी उन्हें 19% का लाभ होता है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। पहले 15% की छूट देता है दोस्तों, तो 15 ऊपर हो जाएगा, 15% छूट देता है तो 85/100 काट देंगे तो आ जाएगा 714 रुपया, 714 विक्रय मूल्य 714, फिर कह रहा 19% लाभ होता है, 19% लाभ होता है, फिर उसी करेंगे तो 600, क्रय मूल्य इतना, विक्रय मूल्य इतना, पूछ रहा है MP/CP बराबर 100 प्लस में माइनस में, तो काटेंगे दोस्तों इतना इतना, तो 119/85 काट देंगे इसको इसको तो आ जाएगा 600, क्रय मूल्य कितना आ जाएगा 600। यदि इतना है तो 8x का मान ज्ञात करें, कैलकुलेशन उसको करना पर इसका मान आ जाएगा 6 दोस्तों, कितना आ जाएगा 6। P बराबर इतना है, Q बराबर इतना है, R बराबर इतना, तो P प्लस Q माइनस R, तो P का मान इतना, Q का मान इतना, R का मान इतना। पहले जोड़ दो, सम को जोड़ देंगे, फिर इसको घटा देंगे, इसका मान आ जाएगा इतना। अगला क्वेश्चन है x⁴ माइनस 322 है, तो x माइनस 21 का 324 मतलब किसका है, 18 का होता है, फिर 18 में से 2 जाए 16, 4 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर टी। देखिए कैसे किए हैं, तो ये स्क्वायर में देंगे तो प्लस में चलेगा 324, बार किसका 18 का, फिर 18 में से 2 भी घटा देंगे 16, किसका वर्ग 4 का, 4 आ जाएगा। यदि 15x² माइनस 26x प्लस 8 ax प्लस बी cx प्लस डी, जहाँ ए सी धनात्मक पूर्णांक है, तो 2a प्लस बी माइनस सी माइनस 2d का मान क्या होगा। सब चीज करने पर ए बी सी डी का मान इतना आया, ए बी सी डी का मान कितना आया, तो इतने में से काटेंगे तो 1 आ जाएगा आंसर। 53 नंबर क्वेश्चन, ए बी सी और डी ई एफ, आदि ए बी और डी ई एफ बराबर है बी सी और डी ई एफ सी ए बराबर, तो कौन सा त्रिभुज हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों ए बी सी और एफ ई डी क्या होगा, सर्वांशम हो जाएगा। ए बी सी और एफ ई डी सर्वांशम, भुजा भुजा से यदि दो त्रिभुज की तीनों भुजा संगत कोण समान हो तो परस्पर सर्वांशम होता है, किंतु तीनों संगत अन्य समप्रदेशन है तो सर्वांशम सिद्ध करना पड़ेगा। सिर्फ कोण भुजा भुजा एस ए एस, यदि दो त्रिभुज की दो संगत भुजा
और उनकी बीचों का कोण समान हो तो सर्वांसम होगा। भुजा 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 यस यस यदि त्रिभुज के तीनों भुजा दूसरे त्रिभुज के तीनों संगत भुजा के बराबर तो वह त्रिभुज सर्वासम होगा। कोण भुजा कोण यदि त्रिभुज के दो कोणों तथा एक भुजा दूसरे त्रिभुज के दोनों कोणों तथा भुजा दूसरे से संगत कोणों में उसकी त्रिगत भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वासम होगा। 54 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से समकोण त्रिभुज की भुजा है, समकोण त्रिभुज कौन सा हो सकता है? समकोण त्रिभुज की बड़ी भुजा का वर्ग से दो भुजा का के बराबर होगा, जैसे 65 72 है 97 का वर्ग होगा। अधिबहुफलक के साथ फलक 80 10 है। इस बहुफलक के किनारे की संख्या कितना हुआ? इसका फार्मूला होता है दोस्तों, फलक प्लस शीर्ष माइनस किनारे बराबर 2। 7 प्लस 10 17 माइनस 2 घटाएंगे 15 किनारा आएगा। त्रिभुज एबीसी भुजा है जो AB को E तक और भुजा CA को D तक बढ़ाया जाता है। तो BAD 125 है, EBC 100 डिग्री है, तो निम्न में से कौन सा सत्य होगा? ए नंबर सत्य होगा। समलंब PQRS PQ समांतर SR और PQ तथा SR का अनुपात 3:2 है। समलंब त्रिभुज समलंब का क्षेत्रफल 480 सेंटीमीटर है और PQ और SR के बीच की दूरी 12 है, तो SR की लंबाई क्या होगा? समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 समांतर भुजा के बीच की दूरी 480 3x + 2x × 12 3 दूनी स्क्वायर काट देंगे 3 2 5 6 5 इससे 80 बार में और 8 5 में 16 आंसर 16 दूनी 32। 88 सेंटीमीटर × 10 सेंटीमीटर माप वाले एक आयताकार कागज के टुकड़े को बिना अतिव्यापन किए मोड़कर 1 से 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन बनाया जाए तो बेलन के क्या होगा? बेलन की धारिता क्या होगा? 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये 80 सेंटीमीटर यानी 10 सेंटीमीटर 14। बेलन की परिधि 2πr बराबर 88, तो r का मान आ जाएगा 14। फिर बेलन का πr स्क्वायर h इतना आ जाएगा 6160, 1 लीटर में इतना है। बेलन की धारिता इतना है वो 6.6 लीटर। उनसे एक घन का आयतन इतना है तो उसका क्षेत्रफल किसका आएगा? 13। घन का आयतन भुजा क्यों 2197 किसका वर्ग है? 13 का। इसका क्षेत्रफल 4 गुना भुजा स्क्वायर होता है 13 139 169 गुना 4 करेंगे 676। 60 नंबर क्वेश्चन, दिए गए आंकड़ों में परिसर बहुलक और माध्यिका का माध्य क्या हुआ? दिए गए आंकड़ा में पूछ रहा है पहला माध्यिका, तो माध्य n + 1/2 तो सब में जोड़ देंगे 15 1 16 8वां पद क्या हुआ? छोड़। पहला तो माध्यिका आ गया, यानी कि 4 की आवृत्ति सबसे अधिक बार आती है। 4 बहुलक होते हैं। परिसर निम्न सीमा और उच्च सीमा, निम्न सीमा 17 और उच्च सीमा 19 तो 17 है। और माध्य बराबर परिसर बहुलक प्लस माध्य बटा 3 जोड़ देंगे मतलब 9। 61 नंबर क्वेश्चन, अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा 61 नंबर, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विज्ञान की प्रकृति में सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो ऑप्शन ए में पूछ रहा है कि वैज्ञानिक अपने कार्यों को पूर्ण रूप से निष्पक्ष होते हैं। ऑप्शन बी में कह रहा है वैज्ञानिक विधि अनुसाधन के संचालन के लिए एकमात्र मार्गदर्शक है। ऑप्शन सी में कह रहा है वैज्ञान विश्वासों का एक प्रणाली, विज्ञान प्राकृतिक एक सामाजिक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। विज्ञान प्राकृतिक में सामाजिक है, विज्ञान प्राकृतिक में क्या है? सामाजिक। क्योंकि विज्ञान एक सहकारी बहुसांस्कृतिक उद्यम है जिसमें असंख्य पुरुष एवं महिलाओं अपना योगदान देते हैं। इनमें कुछ ऐसे विशिष्ट व्यक्ति होते हैं जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जैसे खुली बहस, सहकर्मी द्वारा समीक्षा का ज्ञान और साझा स्वामित्व के आदर्शों का पालन करने वाली सामाजिक संस्थाएं इसके विकास के लिए
बेहद जरूरी होता है। 62 नंबर क्वेश्चन, विज्ञान की पाठ्य 4 में संज्ञानात्मक वैधता का अर्थ क्या है? पाठ्य पुस्तक की तुच्छीकरण करना, विज्ञान की उचित मजेदार तत्वों को शामिल करना, विज्ञान की अवधारणाओं के समय के साथ कैसे विकास करना है, शिक्षार्थियों को संज्ञानात्मक स्तर पर अनुसार संयोजन का। ऑप्शन नंबर डी। विज्ञान की पाठ 4 रेखा में संज्ञानात्मक वैधता का अर्थ होता है शिक्षार्थियों को संज्ञानात्मक स्तर के अनुसार सामग्री का संयोजन करना। संज्ञानात्मक वैधता के लिए आवश्यक है कि पाठ 4 का विषय वस्तु, प्रक्रिया, भाषा का शिक्षा शास्त्रीय अभ्यास आयु के अनुरूप हो और बच्चे की संज्ञानात्मक पहुंच के भीतर आए। एनसीएफ 2005 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर के विज्ञान की पाठ 4 में निम्नलिखित में से कौन से अनुशासित हैं? ऑप्शन ए में अवधारणाओं का रोजमर्रा के अनुभव की समझ बनाने से जोड़ा जाना चाहिए। ऑप्शन बी, अवधारणाओं तक गतिविधियों प्रयोग द्वारा पहुंचाना जाना चाहिए। ऑप्शन सी, अवधारणाओं का विस्मयक उपागम द्वारा शिक्षण होना चाहिए। ऑप्शन डी, अवधारणाओं के साथ नियम और सिद्धांतों को पेश करने की आवश्यकता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी दोस्तों, ए और बी सही है। एनसीएफ 2005 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर के विज्ञान की पाठ 4 के अंतर्गत अवधारणाओं को रोजमर्रा के अनुभव के साथ समझने में जोड़ा जाना चाहिए। अवधारणाओं तक गतिविधियों का प्रयोग द्वारा पहुंचाना जाना चाहिए। इस प्रकार के कार्यक्रम का उद्देश्य प्रत्येक बच्चों में उनका रोज अनुभवों को जांचने का, उनका विश्लेषण करने में सक्षम बनता है। 64 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में पहचानिए जो विज्ञान के बारे में सत्य है। विज्ञान के बारे में क्या सत्य है? जब एक सिद्धांत वैज्ञानिक सबूत के द्वारा सबूत अधिक समर्थन मिलता तो वह नियम बन जाता है। आने वाले समय में विज्ञान समाज की अधिकांश समस्याओं को हल करने में सक्षम होगा। वैज्ञानिक अपने कामों को पूरा करने के लिए बहुत से विश्वास करते हैं। ऑप्शन डी, सभी वैज्ञानिक विचारों को नियंत्रित प्रयोग द्वारा खोजा या परखा जाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा अवलोकन करना की परिकल्पना बनाना की वैज्ञानिक प्रक्रियाओं का अभिन्न अंग है। इसी से हमें यह भी आभास मिलता है कि कारण कारक संबंध बनाने के नियंत्रण प्रयास चल रहा है। कल्पना ही किसी दूसरे भूभाग पर होने वाली घटनाओं के पड़ताल या तुलनात्मक अध्ययन और उसके समाधान की ओर बढ़ने का एक आवश्यक प्रक्रिया है। अतः परिकल्पना शोध की दिशा में प्रथम चरण है। इसीलिए वैज्ञानिक अपने काम को पूरा करने के लिए कल्पना पर ही बहुत विश्वास करते हैं। यीशु को एक सप्ताह के लिए मौसम की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए व्यक्तिगत कार्य दिया गया है। नीचे दी गई आकलन संकेतकों को पहचानिए और यीशु कहाँ गलत हो गई है। ऑप्शन ए में कहा वह निष्कर्ष निकालती है कि आर्द्रता में कमी से वर्षा की संभावना बढ़ जाती है। वह समझती है कि अधिकतम और न्यूनतम तापमान की सीमा प्रतिदिन भिन्न है। वह हर दिन वेबसाइट पर आंकड़ों का संबंधित। ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों ए। वह निष्कर्ष निकालती है कि आर्द्रता की कमी से वर्षा की संभावना बढ़ जाती है। सूर्य ताप के कारण सागरीय जल भाप बनकर वायुमंडल में मिलता रहता है, जिससे वायुमंडलीय आर्द्रता में वृद्धि होती है। वायु के तापमान में वृद्धि से आर्द्रता में वृद्धि होती है। यही कारण है कि ग्रीष्म ऋतु में शीत ऋतु की अपेक्षा वायुमंडलीय आर्द्रता अधिक होती है। वातावरण में सापेक्ष आर्द्रता जितना अधिक होगा, वर्षा होने की संभावना भी उतनी अधिक होगी। वर्षा होने की संभावना को जानने के लिए जानकारी ली जाती है कि वायु संतृप्त होने के लिए निकट है। अतः प्रश्न अनुसार यीशु द्वारा निकाला गया निष्कर्ष को आर्द्रता में कमी से वर्षा की संभावना बढ़ जाती है।
निम्नलिखित में से क्या शिक्षार्थियों में संकलनात्मक कमी को समझने के लिए एक उपयोग रणनीति है? ऑप्शन ए अवधारणाओं मानचित्रण का उपयोग करना, नियमित गृह कार्य देना, प्रश्नोत्तर सत्रों का आयोजन करना, प्रयोगात्मक कौशल का अवलोकन करना। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये दोस्तों। शिक्षार्थियों में संकल्पनात्मक कमियों को समझने के लिए अवधारणाओं मानचित्र का उपयोग करना चाहिए। अवधारणाओं मानचित्र एक पूरक तकनीकी है जो विचारों का संगठन और अवधारणाओं के बीच में संबंध से सरोकार रखती है। अवधारणाओं को एक तीर से जोड़ा जाता है और शब्द उसी जुड़ाव के बारे में समझते हैं। तीर की दिशा बताती है कि वाक्य किस दिशा में पढ़ा जाना चाहिए। इसे पानी से अणु होता है अवस्था। विज्ञान को पढ़ाने के लिए अधिक लड़कियों को प्रोत्साहित करने के लिए आप निम्न सभी प्रकार को अपना सकते हैं, सिर्फ एक को छोड़कर। कक्षा में महिलाओं वैज्ञानिक को आमंत्रित करें। विज्ञान के बारे में मिथ्या और रूढ़ियों की जांच के शिक्षार्थियों से जुड़े लैंगिक रूप से संवेदनशील भाषाओं का उपयोग करें। अपने शिक्षार्थियों को ऐसे करने में प्रोत्साहित करें। ऑप्शन नंबर डी, ध्यान रखें कि विज्ञान कक्षा में लड़कियां हमेशा हावी रहें। विज्ञान विषय को पढ़ने के लिए लड़कियों को निम्नलिखित प्रोत्साहित करना चाहिए। कक्षा में महिलाओं वैज्ञानिकों को आमंत्रित करें। तथ्य ठीक है। विज्ञान के बारे में मिथ्या और रूढ़ियों को जांचने वाली का साथियों को जोड़ करके लैंगिक रूप से संवेदनशील भाषा का उपयोग करके अपने शिक्षार्थियों को ऐसा करने का प्रोत्साहित करना चाहिए। 68 नंबर क्वेश्चन, विज्ञान शिक्षक को अधिक अपसारी प्रश्न पूछने चाहिए क्योंकि वह गहन सोच को प्रोत्साहित और विकसित करता है। यह शिक्षार्थियों को उत्तर सही करने में दिशा प्रदान बताता है। यह सोचने में व्यक्तिगत विकास होता है। यह निर्देशित सृजनात्मक व्यवहार को आकलन में सहायता होता है। ऑप्शन नंबर डी है ABC। ऑप्शन ए यह गहन सोच को प्रोत्साहित करता है। यह सोचने में व्यक्तियों को विकसित करता है। ACD। आप सारे प्रश्न में किसी छात्र को सामने रखा जाता है तब उस समस्याओं या प्रश्न को समाधान के लिए छात्र अपनी कल्पना शक्ति सृजनात्मकता का प्रयोग करते हैं। उसी समस्या का प्रश्न के समाधान के लिए एक सटीक हल प्रस्तुत करते हैं। इसी को अपसारी चिंतन भी कहते हैं। निम्नलिखित कारणों में विज्ञान शिक्षक के अधिक अपसारी प्रश्न पूछे चाहिए। ऑप्शन ए में है कि यह गहन सोच को प्रोत्साहित और विकसित करता है। यह सोचने की युक्ति को विकासित करता है। यह शिक्षार्थियों के सृजनात्मक व्यवहार का आकलन में सहायता करता है। कक्षा में प्रदर्शनों का उपयोग मुख्य रूप से शिक्षार्थियों को शामिल करना, दृश्य और श्रवण और गतिबोधक सिखाना, दृश्य और श्रवण सिखाना और केवल दृश्य सिखाना। आंसर नंबर सी। कक्षा में ऐसे प्रदर्शनों का उपयोग करना चाहिए जिसमें छात्र अधिगम के दौरान अधिकतम इंद्रियों का प्रयोग कर सके। अतः कक्षा में प्रदर्शनों के दौरान दृश्य और श्रवण सामग्री का उपयोग करना चाहिए। यह सामग्री अवलोकनात्मक चिंता और क्षमताओं का उत्पन्न करता। कम प्रयास वाले छात्रों को अधिगम शिक्षण को केंद्रित किया जा सकता है। श्रवण दृश्य सामग्री उदाहरण के लिए दूरदर्शन, VCR, नाटक और चलचित्र। 70 नंबर क्वेश्चन, घनत्व की अवधारणाओं के शिक्षण के लिए जांच मांग का उपयोग करके अपनी विज्ञान कक्षा के लिए नियोजन का क्रम दें। ऑप्शन नंबर बी, BAC।
पहला में आगे पहले शिक्षार्थियों को विभिन्न वस्तुओं के साथ टब में पानी के साथ खेलने के अवसर दें। नदियों में तैरने और डूबने वाली वस्तुओं के बीच संबंध निर्धारित अवसर दें। 3 में कह रहा है शिक्षार्थियों को एक छोटी सी नाव डिजाइन करने के लिए 1 किलोग्राम वजन ले जा सकती है। किसी भी पदार्थ में प्रति इकाई आयतन में निहित द्रव्यमान में उस पदार्थ को घनत्व कहते हैं। घनत्व का सर्वप्रथम खोज ग्रीक के महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज ने की थी। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। घनत्व की अवधारणा का शिक्षण के लिए जांच का उपमांग का उपयोग विज्ञान के नियोजन करता। ऑप्शन शिक्षार्थी विभिन्न वस्तुओं को साथ टब में पानी के साथ खेलने का अवसर दें। शिक्षार्थियों को तैरने और डूबने की वस्तुओं के बीच संबंध निर्धारित करने का अवसर दें। शिक्षार्थियों को छोटी सी नाव डिजाइन करने में लिए जाने वाले 1 किलोग्राम ले जा सके। 71वां क्वेश्चन बाई कोई ऐसा पौधा है जिसमें क्लोरोफिल या हरित लवक नहीं होता है, तो बाई क्या हो सकता है? ऑप्शन नंबर सी कसकूटा है या अमरबेल है। क्या है? कसकूटा या अमरबेल है, क्योंकि क्लोरोफिल इसी में नहीं पाया जाता, बाकी सब में पाया जाता है। सवाल में भी, मेपल वृक्ष में भी और पीचक पादप में। कसकूटा या अमरबेल में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। कसकूटा या अमरबेल एक प्रकार के लत हैं जो बबूल, बैर आदि के पीले जाल के रूप में लिपटी रहती है। यह एक सक्रिय परजीवी है जिसमें पत्तियों और बनहरिम अथवा क्लोरोफिल पूर्णतः अभाव होता है। नीचे के कथनों का सही है। वेदांत में भोजन का परिचलन होता है। वेदांत में अंगुली के समान उभरी हुई संरचना होती है जिसे दीर्घरुमा कहते हैं। वेदांत में क्षुधांश के अपेक्षा चौड़ी और छोटी होती है। और वेदांत में पचित भोजन का अवशोषण होता है। ऑप्शन नंबर सी वेदांत क्षुधांश की अपेक्षा चौड़ी और तथा छोटी होती है। वेदांत अर्थात बड़ी आंत। वेदांत का मतलब होता है बड़ी आंत। इसका व्यास लगभग 4 से 6 सेंटीमीटर। क्षुधांत अथवा छोटी आंत के व्यास के लगभग 3.5-4.5 से सेंटीमीटर, जबकि छोटी आंत की लंबाई इतना होता है और बड़ी आंत की लंबाई इतना होता है। तो क्षुधांत में पचे हुए भोजन का पोषक तत्व के अवशोषित करता है, जबकि वेदांत में पानी का इलेक्ट्रोलाइट्स के अवशोषण करता है, जो विटामिन का उत्पादन में भाग लेता है। 73 नंबर क्वेश्चन रेशम कीट के जीवन चक्र और रेशम फाइबर के उत्पादन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? रेशम फाइबर कैटरपिलर द्वारा स्रावित प्रोटीन होते हैं। रेशम कीट कोकून से रेशम का धागा प्राप्त किया जाता है। रेशम कीट लार्वा और कैटरपिलर कहते हैं। और हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पयूस या कोशित विकसित होकर कैटरपिलर बन जाता है, नहीं, गलत है। एक्सप्लेनेशन हम पढ़ते हैं दोस्तों। रेशम का उत्पादन रेशम कीट या बोम्बिक्स मोराई द्वारा शहतूत के पेड़ पर किया जाता है। रेशम कीट का रेशम ग्रंथियों द्वारा स्रावित पदार्थ होता है। यह रेशम ग्रंथियों वास्तव में रूपांतरित लाल ग्रंथि में हो जाता है। रेशम कीट के लार्वा कैटरपिलर कहते हैं। रेशम कीट को जो लार्वा होता है उसे कैटरपिलर कहते हैं तथा रेशम कीट के कोकून के रेशा से धागा प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान करता है? सिकुड़कर और शिथिल होकर शरीर की गति का सहायता करता है, तो पेशी करता है। कौन? पेशी। कह रहा है सिकुड़कर और शिथिल होकर शरीर में गति की सहायता करता है। कौन? तो पेशी। कठोर संरचना जो कंकाल बनाती है, जो अस्थि, कंकाल के भाग जिसे झुकाव जाता है उसे उपस्थि कहते हैं। बच्च की अस्थि अब मेरुदंड के जोड़कर व्यवस्थित बना तो उसे पसली पिंजर कहते हैं। पसली पिंजर। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि जो 2 से अधिक हार्मोन स्रावित करता है? तो ऑप्शन नंबर पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को कपाल या स्पेनाइड हड्डी में स्थित होती है। यह इसे सेट ट्रैक्सिक कहते हैं। इसका भार 0.6 ग्राम होता है। इसे मास्टर ग्रंथि के रूप में भी जाना जाता है। पीयूष ग्रंथि में एसटीएच, जीटीएच, एफएसएच, एलएच
या एलटीएस एडीएस हार्मोन के स्राव पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नीचे दिए कथनों को सही कीजिए। सभी अधातु गैस होती है, सभी अधातु तन्य नहीं होती है, सभी धातु ठोस होती है, सभी धातु कठोर होते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों बी। सभी नहीं सही का सभी अधातु अतन्य मतलब तन्य नहीं होते हैं। बाकी इसमें क्या है, दिखावट में चमकदार होता है धातु, निष्पर्श होता है। कठोरता में कठोर धातु होता है, कठोर नहीं होता है। घात बलधनीय में घात बलधनीय होता है, घात बलधनीय नहीं होता है। तन्यता में तन्य होती है, तन्य नहीं होता है धातु। ऊष्मा चालन में ईशुचालक होता है, कुचालक होता है। विद्युत चालन में ईशुचालक होता है, कुचालक होता है। बाई कोई मानव निर्मित रेशा या फाइबर है जिसे प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त किया जाता है, तो बाई को क्या है, तो बाई ऑप्शन नंबर रियान है दोस्तों। रियान मानव में रियान पुनः निर्मित सेलुलोज फाइबर से बने एक मानव निर्मित फाइबर है। इसे प्राकृतिक स्रोत शुद्ध सेलुलोज अर्थात लकड़ी के लुगदी या प्रसरण से प्राप्त किया जाता है। जैव तालिका का अध्ययन किया जाए तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ये सी नंबर सही होगा, सी। घरेलू ईंधन की विशेषता निम्नलिखित है। अच्छे ईंधन का ज्वलन ताप माध्यम होना चाहिए, इसकी ऊष्मीय मान माध्यम होना चाहिए। ज्वलन पर हमेशा ज्वलन इसमें कोई जहरीली गैस या धुआं उत्पन्न नहीं होना चाहिए। गैस और द्रव में अवस्था होना चाहिए ताकि इसमें आसानी से किसी भी कंटेनर में रखा जा सकता है। यह सस्ता और आसानी से उपलब्ध होना चाहिए। किसी विशिष्ट क्षेत्र में विशिष्ट रूप से पाई जाने वाली स्पीशीज को क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए विशेष क्षेत्र स्पीशीज कहते हैं। विशेष क्षेत्र स्पीशीज कहते हैं। धातु यक्ष धातु बाई में इसके लवण विलयन से विस्थापित कर देते हैं, परंतु जेड में लवण विलयन को विस्थापित करने का योग नहीं है। सबसे ज्यादा विक्रियाशील धातु कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा जेड दोस्तों। तत्वों को मानक अपचयन को बढ़ते हुए क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होता है उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी या सक्रिय श्रेणी कहते हैं। विद्युत रासायनिक श्रेणी के आधार पर एक और वाई एक लवण विलयन से विस्थापित कर देता है, जबकि धातु जेड को उसके लवण विलयन में विस्थापित नहीं कर देता, क्योंकि यक्ष धातु सक्रिय और जेड की अपेक्षा विस्थापित नहीं होता। किसी बिंब से प्रकाश की किरण किसी पृष्ठ पर गिरती है तथा पूर्णतः विसरित ढंग से परावर्तित हो जाता है। आप इस बिंब के प्रतिबिंब प्रकृति के बारे में क्या कह सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कोई प्रतिबिंब नहीं बनेगा। जब किसी बिंब से प्रकाश की किरण किसी पृष्ठ पर गिरती है तो पूर्णतः विसरित से प्रबलित हो जाता है। यह पूर्णतः विसरित ढंग से प्रबलित होने के कारण किरण एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करेगा, जिसमें कोई भी प्रतिबिंब नहीं बनेगा। अपने कमरे के फर्श में रखी किसी विशाल बॉक्स को सरकने के लिए रेशम के निम्नलिखित में से कौन सा अधिक बल लगाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर स्थैतिक घर्षण। स्थैतिक घर्षण के दो तालों के मध्य घर्षण बल के जिनके मध्य कोई सापेक्ष गति नहीं है स्थैतिक घर्षण कहलाता है। स्थैतिक घर्षण प्रकृति में स्वयं विस्थापित हो जाते हैं। यह परिमाण को इस प्रकार व्यवस्थित करता है कि वस्तु कार्य करता अन्य बलों के साथ या दो तालों के मध्य सापेक्ष विश्राम अवस्था बनाए रखता है। अतः यह कमरे के फर्श पर रखे विशाल बक्से को सरकने के लिए स्थैतिक घर्षण से अधिक बल लगाना पड़ेगा। निम्नलिखित में से सही कथन को पहचानिए। ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकती है। ध्वनि का तत्व उसके आयाम द्वारा निर्धारित होता है। कंपन की आवृत्ति निम्न है और तुरंत उच्च होता है और ध्वनि के प्रबल का निर्धारित गमन आवृत्ति ऑप्शन नंबर ए होगा। ध्वनि निर्वात में गमन कर सकती है, लेकिन निर्वात में ध्वनि का चाल होता है दोस्तों। ध्वनि
का संरचना ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा तथा निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं हो सकता, क्योंकि ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है। इसका संरचना माध्यम की आवश्यकता होती है। ठोस, द्रव, गैस या प्लाज्मा केवल अनुदैर्ध्य तरंग है रूप में चलती है। ठोस में यह अनुप्रस्थ तरंग के रूप में संचरण करना चाहिए। नीचे दिए गए समुच्चय में द्रवों का समष्टि करता है विद्युत का हानि चालक। शैम्पू, वनस्पति तेल, आसुत जल, चीनी का विलयन, सिरका, नींबू का रस। विद्युत का सुचालक वे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है उसे चालक पदार्थ कहते हैं, जिसे मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक हो, जैसे चांदी, तांबा, एल्युमिनियम। विद्युत कुचालक वे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है उसे विद्युत का कुचालक कहते हैं, लवर। शैम्पू, वनस्पति तेल, आसुत जल यह अनुपस्थित है, विद्युतहीन चालक है। नीचे दिए गए समुच्चय रासायनिक परिवर्तन का समिष्ट है। ऑप्शन नंबर बी। लोहा का जंग, कागज जलना, भोजन का पचना। इसमें कौन सी है रासायनिक परिवर्तन? भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, दो परिवर्तन होता है, दोनों पढ़ते हैं। पदार्थ में होने वाले परिवर्तन जिसमें केवल भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है, उसके रासायनिक गुण में कोई परिवर्तन होता है, भौतिक परिवर्तन का जैसा है शर्करा का पानी में घुलना, कांच का टूटना, पानी का जमना। रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है? इसमें पदार्थ में होने वाली परिवर्तन जिसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है, से रासायनिक भौतिक से पूर्णतः भिन्न होता है। जैसे लोहे से जंग लगना, दही से दूध बनना, दूध से दही बनना, कागज का जलना, भोजन का पचना। अगला नंबर क्वेश्चन। मीना किराने से कुछ वस्तु खरीदने के लिए एक साइकिल से बाजार जाती है। बाजार उसके घर से 4 किलोमीटर दूर है। उसके पहले 10 मिनट 12 किलोमीटर पर चाल से गमन किया जाता है, तो रास्ते में उसके मित्र निखत मिलती है और जिसमें वह रुकावट 15 मिनट बातचीत करता है। इसके बाद वह 8 के स्पीड से फिर आरंभ कर लेते थे। यात्रा में औसत चाल क्या होगा? टोटल मिला के कितना हो जाएगा? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। लवण और जल के मिश्रण को इकट्ठे करने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका सहायता नहीं होगा? तो ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा, बाकी सबका होगा। आसवन के उबलना के निस्तारण के लिए। पहला आसवन किसे कहते हैं? किसी मिश्रित द्रव के अवयवों को उनके वाष्पन क्रियाओं के अंतर के आधार पर उन्हें अलग करने की विधि है। उबलना यह भौतिक प्रक्रिया है जिसमें किसी भी द्रव को क्वथनांक बिंदु तक गर्म करने में उसकी सतह तेजी से वाष्पीकृत किया जाता है। अभिलय अशुद्ध और तलहटी पर होता है। निस्यंदन विधि किसी द्रव को अभिलय ठोस अशुद्ध को फिल्टर पेपर की सहायता से पृथक करने में प्रक्रिया को निस्यंदन कहते हैं। निस्तारण जल की तलहटी में जमे हुए औषधि मिश्रण को बिना हिलाए जल की मिट्टी सहित उड़ाने की क्रिया को निस्तारण कहते हैं। 88 नंबर क्वेश्चन। नीचे दी गई प्रकाश के कौन सा गुणधर्म का उपयोग छाया बनाने के लिए परिघटना का व्याख्या करता है? प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है, प्रकाश उच्च चाल से गमन करती है, प्रकाश के सातों वर्णों में मिलाकर होता है, प्रकाश अपारदर्शी वस्तु को नहीं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1, 4 और 1। प्रकाश अपारदर्शी वस्तु से नहीं गुजरती है और प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है। कह रहा है दोस्तों क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन गुणधर्म को छाया बनाने के लिए प्रकाश अपल्य वस्तु से नहीं गुजरती है, प्रकाश से दोनों छाया बनाएगा दोस्तों। 89 निम्नलिखित में कौन सा कथन पहचानिए? मृदाओं में उसमें पाए जाने वाले विभिन्न माप या साइज कणों के अनुपात के वर्गीकृत है। यह मृदा जो बड़े कणों में अनुपात अधिक होते हैं उसे बलुई मृदा कहलाता है। यह बारीका जो सूक्ष्म कणों से अनुपात में अपेक्षाकृत अधिक होता है उसे मृदी कहलाता है। जो बड़े और छोटे के मात्रा में लगभग समान होते हैं उसे द्विमित मिट्टी कहते हैं। चिकनी मिट्टी बहुत सूक्ष्म और कारण परस्पर जुड़े होते हैं उसे कहते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन। विटामिन एक्स की हीनता के कारण मसूड़ों से रुधिर बहने लगता है जो विटामिन वाई के अवशोषण के लिए आवश्यक है तथा एक्स भोजन और जेड में पाया जाता है। एक्स वाई जेड क्या है? तो पहले एक्स क्या है? विटामिन है, ऑप्शन नंबर डी।
एक्स विटामिन सी है, वाई आयरन है, और जेड नींबू वंश के फल हैं। भोजन में विटामिन सी की कमी से स्कार्वी रोग होता है। इसके कारण से मसूड़ों में रुधिर बहने लगता है। इसके अलावा विटामिन शरीर में लोहा, अयस्क, आयरन अन्वेषण को कहता है विटामिन सी है। विटामिन सी मुख्यतः सिट्रिक फल या नींबू वंश के फल में संतरा, नींबू खट्टे में पाया जाता है। अब लैंग्वेज वाला क्वेश्चन देखिए, 60 क्वेश्चन कंप्लीट करा लिए, ज़्यादा नहीं, समय लगा कितना 50 मिनट में, 52 मिनट में 60 क्वेश्चन कंप्लीट, 1 मिनट में क्वेश्चन। वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो शेयर करें। आपका दिन शुभ हो।